हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी कर। स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी कर में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हिंदी के सीरीज का ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर की प्रश्न पूछते ही। वर्णमाला में हम जानेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर और व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या है और सघोष क्या है। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि भाषा क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है और वाक्य क्या है। जब तक हम भाषा, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य को नहीं समझेंगे तब तक हम पूरे वर्णमाला को नहीं समझ सकते हैं, या कह सकते हैं स्वर और व्यंजन को हम नहीं समझ सकते हैं। स्वर व्यंजन को समझने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा की बात करें, भाषा जो है संस्कृत के भाष्य शब्द से मिलकर बना हुआ है। किससे? संस्कृत के भाष्य शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है उसे वर्ण कहते हैं। हम सरल शब्दों में समझते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। कि ये भाषा कई प्रकार के हो सकते हैं। मौखिक रूप से हो सकते हैं, जैसे हम कोई भाषा बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, अपनी भावनाओं को मराठी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, मराठी, गुजराती, बंगाली। तो ये क्या हो गया? ये कई प्रकार से हो सकते हैं। ध्वनि के रूप में भी हो सकते हैं, ये मौखिक रूप से भी हो सकते हैं, ये चित्र के माध्यम से भी हो सकते हैं, ये संकेत के रूप में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई है कि ध्वनि की। अगर हम ध्वनि की बात करें कि ध्वनि क्या है, ध्वनि मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जो सुनाई तो देती है पर दिखाई नहीं देती है। जब हम कोई संगीत सुन रहे होते हैं ईयरफोन से या कोई लाउड स्पीकर से कोई आवाज़ आ रही होती है, उसे हम सुन सकते हैं। वही क्या, वो ध्वनि है, क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते हैं पर उसे सुन सकते हैं। ध्वनि आप समझ गए होंगे कि जो मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई तो दे पर दिखाई ना दे, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, व, च, क, ख। ये क्या है? इसी को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब हम समझते हैं कि जो है शब्द क्या है। शब्द की बात करें तो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या हम कह सकते हैं वर्णों का मेल अर्थवान जब हो या अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे वर्ण हमने बताया क्या है? क, ख, ग, घ, अ, आ, ई। स्वर और व्यंजन जो है यही क्या है? ये वर्ण है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं राम। राम क्या है? राम एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द है जो 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। कितने? 4 वर्णों से। और इसमें अगर आपसे पूछ ले कितने अक्षर हैं तो 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है। मोहन की बात करें तो मोहन में 3 अक्षर हैं, मो, ह और न। और राम की बात करें, राम में 2 अक्षर हैं। कौन कौन से? रा और म। अब ये राम कितने वर्णों से मिलकर बना है? तो राम 4 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से? र, आ, म और छोटी आ। कितने? 4 वर्णों से। तब क्या हुआ? राम। समझ गए होंगे कि जो वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बने, उसी जिसका अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं कि पद क्या है। पद भी आपके एग्जाम में पूछता है कि पद क्या है। तो पद की बात करें तो पद जब शब्द वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए, या हम कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे बच्चा, मिठाई, खाना, ये सब कई ऐसे शब्द हैं। जब इन्हीं शब्दों को हम जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं, एक पद बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य के रूप में जब ये बन जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, मिठाई, खाना। ये स्वतंत्र भाषा है, इसका परस्पर कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम इसी शब्द को जो है एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो बच्चे ने मिठाई खाई, जिसका एक अर्थ भी निकल रहा है। समझ गए होंगे पद क्या है? जिसका एक अर्थ निकले और जो कह सकते हैं सार्थक शब्दों के प्रयोग से बना हुआ है।
अब बात करते हैं यहाँ पे वाक्य की आई है, तो वाक्य क्या है। वाक्य की बात करें हम तो वाक्य क्या है, शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक मेल ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित, शब्द मैंने बताया ना, राम क्या है, एक शब्द है। इसी राम, मोहन, किताब, ये सब क्या है, ये शब्द हैं। शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक मेल ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य से विजय होता है, इसका आप देखिए एक सार्थक अर्थ निकल रहा है पूरे वाक्य का कि सत्य से विजय होता है, यानी जो विजय है वो सत्य से ही होता है। विद्या धन के समान है, अर्थ निकल रहा है। विद्यांशु कल विद्यालय जाएगा, अर्थ निकल रहा है। अब इसी को अगर हम कह दें सत्य विजय, तो यहाँ पे कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो वो वाक्य नहीं हो सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि जो ये वर्ण है, अब वर्णमाला को समझने के लिए अभी हमने आपको बताया शब्द क्या है, वाक्य क्या है, पद क्या है, भाषा क्या है, इन सब चीजों को बताया। अब हम जानेंगे कि वर्णमाला को समझने के पहले हमें स्वर और व्यंजन को समझना है, क्योंकि पूरा वर्णमाला इसी स्वर और व्यंजन पे टिका हुआ है। तो पहले बात करते हैं वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन के, स्वर और व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ये चीज अगर व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हम कुल स्वरों की संख्या बात करें तो कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, और व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। इसमें अगर स्वर आपसे पूछ ले तो 2 स्वर और मिल जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अगर पूछ ले तब ये 13 हो जाते हैं स्वरों की संख्या। पहले बात करते हैं कि स्वर क्या है। स्वर की बात करें तो स्वर वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख पूरा बंद नहीं होता है, खुला रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आप और इनकी जो संख्या होती है, मुख्यतः अगर पूछ ले कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो ये 13 मानी जाती हैं, और उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछ ले तो ये कितनी होती हैं, 11 होती हैं। अच्छा, उच्चारण के स्थान पर अगर बात करें तो कौन कौन से 11 होते हैं, आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं। और इसी के साथ अगर हम अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ देते हैं तो ये जो है 13 हो जाते हैं। क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। ये ऐसे शब्द हैं जिनका स्वर में व्यंजन का उच्चारण और व्यंजन में स्वर का उच्चारण होता है, अनुस्वार का। इन्हें हम स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग करते हैं। आप स्वर को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ण है, वर्ण में हमने स्वर को समझा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों चीज को जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। दूसरी क्लास में हम व्यंजन को पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। अगर हम ह्रस्व स्वरों की बात करें तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता हो, या कह सकते हैं मात्रा भर का समय लगता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। फिर से देखेंगे, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय, मतलब लगभग एक मात्रा का समय लगता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपसे एग्जाम में पूछता है तो ये 4 होती है। कौन कौन से, अ ई उ और रे। कौन कौन से, अ ई उ और री। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर अब इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें दोगुना समय हम कह सकते हैं लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। इनकी संख्या अगर बात करें तो 7 होती है। कौन कौन से, आ ई उ ए और ओ औ। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। आप उच्चारण करके देखिए तो इनकी जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लुत स्वर की, कि प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर
ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता हो, अर्थात हम कह सकते हैं 2 से अधिक मात्रा लगे हों, उसी को हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लुत स्वर है इनका मुख्यतः जो उच्चारण या इनका जो प्रयोग होता है ये संस्कृत में होता है। प्लुत स्वर का ये उल्टा यस और हिंदी के 3 से प्रदर्शित किए जाते हैं प्लुत स्वर, जैसे ओम, रोम, भया आदि। आप देख लीजिए, ओम, रोम, भया आदि में क्या है? उल्टा 3 है। कभी कभी ये जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें यस, उल्टा यस का प्रयोग होता है। आप ये प्लुत स्वर समझ गए होंगे कि दीर्घ स्वर क्या है, हर्ष स्वर क्या है और जो है प्लुत स्वर क्या है। हर्ष स्वर में मैंने क्या बताया? जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो। दीर्घ स्वर में मैंने क्या बताया? जिसमें कह सकते हैं दुगना समय लगता हो हर्ष स्वर की अपेक्षा। और जो है प्लुत स्वर में क्या है? इसमें 2 से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता हो। मुख्यतः प्लुत स्वर जो है इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। अब हम बात करते हैं कि जो है उच्चारण काल के स्थान पर ये जो स्वर के वर्ण हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर और होठों की स्थिति के आधार पर। कितने? 3 प्रकार के। अगर हम जीभ के आधार पर बात करें तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुख द्वार खुलने के आधार पर अगर हम बात कर लें, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें, वर्तुअल या वर्तुल मुखी स्वर और दूसरा आता है अवर्तुअल या आवृत्त मुखी स्वर। तो पहले हम बात करेंगे जीभ के आधार पर जो है अग्रस्वर के बारे में। अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता हो उसी को हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो भाग है जीभ का, जब ये उठे तो आप जो उच्चारण होगा वो अग्रस्वर का होगा। इसमें संख्या कितनी होती है? 4 अ, ई, ए, ऐ। कुल इनकी संख्या आपसे एग्जाम में पूछता है कि अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। या दिया रहेगा ऑप्शन में कि इसमें आ, ई, ए, इसमें कौन से अग्रस्वर है? तो आप याद रखिए कि अ, ई, ए, ऐ ये क्या है? ये अग्रस्वर है, जिनका जीभ के आगे के हिस्सा जब उठे तब जो उच्चारण निकले उसी को हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। अब बात करेंगे कि मध्य या केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता हो उसी को हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। यानी हम देख सकते हैं ये यहां से जो भाग है, जब जीभ का ये भाग उठे, यहां से जो निकलता है उच्चारण उसी को हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर। यहां से केवल इनकी संख्या 1 होती है, अ। आप अगर उच्चारण करिए, देखिए आपके जीभ का बीच का हिस्सा उठता है, अ। ठीक। अब बात करेंगे हम जो है पश्च स्वर क्या होता है। पश्च स्वर में, पश्च स्वर की बात हो रही है तो पश्च से आप समझ सकते हैं पीछे की भाग से, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, ये ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा। ये प्रश्न काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आ, उ, ओ, औ। ठीक है, कितनी? 5 होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका जो उच्चारण स्थान है, ये जीभ का जो ये हिस्सा है आप देख रहे हैं, यहां से होता है। आपने समझ लिया अग्रस्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है और मध्य स्वर क्या है। अग्रस्वर में क्या होता है? जीभ के अगला हिस्सा उठता है, और मध्य में क्या होता है? बीच का हिस्सा, और जो है पश्च में क्या होता है? पीछे का हिस्सा उठता है। अब हम बात करेंगे मुखद्वार खुलने के आधार पर जो है विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। तो पहले हम बात करेंगे कि विवृत स्वर क्या है। विवृत स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला हो उन्हीं को हम विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। उच्चारण क्या है? आ। आ का उच्चारण हम जब करेंगे तो आप देखेंगे मुख द्वार जो है सबसे अधिक खुलता है। किसमें? विवृत स्वर में। इनकी संख्या केवल 1 होती है, आ। अगर हम बात करें जो है अर्ध विवृत स्वर के बारे में, तो इनकी जो है विवृत स्वर की अपेक्षा इनका मुख कम खुलता है। किसकी? विवृत स्वर की अपेक्षा। और इनकी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप देखिए, जब आप अ, ए, ओ और औ इन चारों का जब आप उच्चारण करेंगे, आप देखिए आपके जो मुख द्वार हैं ये आ की अपेक्षा में कम खुलते हैं, यानी विवृत स्वर की अपेक्षा में कम खुलते हैं।
अब इसी के साथ अगर हम बात कर लें जो है समृद्ध की, तो समृद्ध में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सबसे कम खुलता हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? ई, ई, उ, उ। आप देखिए इनका जो मुखद्वार है बहुत ही कम खुलता है। अगर हम अर्ध समृद्ध की बात कर लें तो अर्ध समृद्ध में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार समृद्ध की अपेक्षा जो है अधिक खुला हो उसी को हम क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 2, ए और ओ। आप उच्चारण करके देखिए जो है समृद्ध की अपेक्षा इनकी जो है मुखद्वार जो है अधिक खुलता है। इनकी संख्या 2 होती है। अब हम बात करेंगे जो है क्या कहते हैं कि होठों की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। मैंने अभी बताया वर्तुअल या वृत्त मुखी स्वर, अवर्तुअल या आवृत्त मुखी स्वर। तो पहले हम बात करेंगे वर्तुअल या वृत्त मुखी स्वर क्या होते हैं। अगर हम वर्तुअल या वृत्त मुखी स्वर की बात करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होष्ठ गोल हो जाते हैं या कह सकते हैं वृत्ति के आकार के हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तुअल या वृत्त मुखी स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आप बताइए कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय मुखद्वार गोल, होष्ठ जो है गोल हो जाता है। पहला तो आता है आपका उ, 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 ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्तुअल या वृत्त मुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। इसका ट्रिक क्या है, इनका उच्चारण करते समय जो होष्ठ है ये गोल हो जाते हैं, उ, उ और ओ, औ। अब बात करेंगे हम जो है आवृत्त मुखी स्वर के बारे में। आवृत्त मुखी स्वर की बात करें, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो है होष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। माफी चाहेंगे, यहाँ पे 2 हुआ है, ये 4 होती है। ई, ए, ए। आप ई और ए का उच्चारण करिए तो देखिए आपके जो होष्ठ हैं ये फैल जाते हैं, गोल की अपेक्षा ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अवर्तुअल या आवृत्त मुखी स्वर। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास आपकी जो होगी ये व्यंजन से होगी। व्यंजन में हम पढ़ेंगे जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से हम पूरे व्यंजन को समझने वाले हैं। महाप्राण, अल्पप्राण क्या होता है, ये सब सारी चीजों हम देखने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।